सो वेलकम क्लास 11th। बेटा हम लोग कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और इससे पहले हम स्ट्रेस स्ट्रेन पे बात कर चुके हैं, ग्राफ बना चुके हैं। तो आइए आज हुक्स साहब को पढ़ते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लेके बनाने की कोशिश की है कि मान लो कोई स्प्रिंग है और उस पर आपने कुछ वेट लटका दिया, तो उसमें क्या होगा, उसका इलांगेशन होगा, थोड़ा सा उसका लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा नहीं, आप कंप्रेशन पे भी बात कर सकते थे। तो हुक्स साहब ने क्या बोला, विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ठीक है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटेगा अपनी जगह पे कांस्टेंट या कोफिशिएंट लगाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, प्रोपोर्शनलिटी हट गया, क्या लग गया, कांस्टेंट। और हमने कहा कि कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। लेकिन किस लिमिट में, इलास्टिक लिमिट के अंदर ये बात बिल्कुल वाजिब होगी। ठीक है जी। तो इसी कांस्टेंट को यानी कि जो हमें क्या शो कर रहा है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इसके दो नाम हमारे पास होते हैं, जिसे हम बोलते हैं या तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि वैल्यूज इसकी हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। बात समझ में आई? क्या बोलेंगे इस कांस्टेंट को, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास मटेरियल कैसा है। ठीक है, ये जो वैल्यू होगी वो हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होगी। और दूसरी बात जो मैंने यहां पे नहीं लिखी, डिफॉर्मिंग फोर्स पे भी डिपेंड करेगा कि किस तरह का डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है। ठीक है जी, आ जाओ। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे बात करते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है क्या। अब ये भी हमने दिखाया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो देखो बेटा, हम लोगों ने तीन तरह के स्ट्रेस पढ़े हैं, तीन तरह के स्ट्रेन पढ़े हैं, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी तीन तरह का ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ, तो बच्चा पार्टी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास तीन तरह का होगा। देखो एसआई यूनिट वगैरह सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और वैसे भी तुम्हें पता है कि भैया स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। तो फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलरेडी वी हैड डिस्कस इट अर्लियर। आओ, टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुली ऑफ इलास्टिसिटी मैंने लिखा है, तो घबरा मत जाइएगा कि ये क्या लिख दिया भाई, ये प्लूरल फॉर्म है ना। मॉडुलस एक के लिए, मॉडुली बहुत सारों के लिए, है ना। तो बहुवचन, ठीक है। अब बहुवचन सुन के दिमाग नहीं खराब होना चाहिए। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस को हम सिंबलाइज करते हैं कैपिटल वाई से। ओके, अब आपकी मर्जी है। देखिए बुक में हर जगह पे ना, हो सकता है कि किसी और बुक में कोई और सिंबल बना हुआ हो, बाकी हम पॉपुलर इसका चलन जो है वो कैपिटल वाई है। यंग्स मॉडुलस यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ, किसमें, लेंथ में। बल्क मॉडुलस दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। एंड शेयर मॉडुलस, इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, किससे, ईटा, इसको कैपिटल के से। ईटा यानी कि स्मॉल एन बना के उसकी पूंछ थोड़ी सी लंबी कर दीजिएगा, फाइन। तो दिस टर्म इज ईटा। शेयर मॉडुलस यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ शेप। ये दोनों साइज में चेंज करते हैं, है ना। और यहां पे क्या आ जाएगा, शेप में चेंज दिखेगा। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूं। ओके जी, ओके। आ जाओ, एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं, फटाफट से आ जाइए। हाँ, तो बालको, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पिछले के वीडियो नहीं देखे, पीछे वाले वीडियो तो वो वाले देख लो, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और यहाँ पे स्ट्रेस कैसा है, नॉर्मल स्ट्रेस है। बता रही हूँ, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लिखा है पर है क्या, नॉर्मल स्ट्रेस है। ओके, फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन डेल्टा एल बाय एल। कैसा फोर्स, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक है, तो क्या आया, एफ बाय ए, यहां पे क्या हो जाएगा, एल बाय डेल्टा एल। तो हमारे पास ए क्या है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो भी तुमने वायर लिया है, जो भी तुमने स्प्रिंग लिया है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिल्कुल होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि पाई आर स्क्वायर। बेटा ये वाला ना बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इस पे 1 मार्क क्वेश्चन भी तैयार होते हैं, न्यूमेरिकल भी बहुत परफेक्ट तैयार होते हैं। ठीक है, फोर्स बाय एरिया, एल अपॉन डेल्टा एल। अब एरिया कितना, पाई आर का स्क्वायर, आर क्या है, रेडियस। अब मान लो इस इक्वेशन में अगर मैंने लेंथ ऑफ द वायर को कितना ले लिया, 1 मीटर, कितना ले लिया, 1 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कितना कंसीडर कर लिया, 1 मीटर स्क्वायर, यानी ये भी 1, ये भी 1। और मान लो कि फोर्स लगाने के बाद, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद चेंज इन द लेंथ जो है वो भी अगर 1 मीटर हो जाए, है यानी लेंथ ऑफ द वायर 1 मीटर है भाई। लेंथ ऑफ द वायर मैंने यहां पे बोल दिया दिस इज 1 मीटर, और इसमें मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो वो भी कितना हो गया, 1 मीटर, यानी कि टोटल लेंथ कितने का हो गया, 2 मीटर, राइट। अगर ये सारी चीजें 1-1 हो जाए तो क्या बेटा जी, हमारे पास y इज इक्वल टू एफ नहीं हो जाएगा, है। मैं ना कहती थी भैया ये भी तुम्हारा 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो y यानी कि यंग्स मॉडुलस किसके बराबर हो गया, फोर्स के बराबर हो गया। यस, देखो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेगा आप लोगों के पास, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, दस द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय यूनिट अमाउंट। ओहो हो, बहुत बड़ा हो गया। देखो मैं इसको शॉर्ट करती हूँ।
यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहां से खुद बना लो, अपनी तरफ से अपनी अंग्रेजी बना लिया करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू द फोर्स रिक्वायर्ड। भैया कितना फोर्स रिक्वायर्ड? वो वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 मीटर स्क्वायर, उस ऐसा वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उसका लेंथ कितना बढ़ा दिया हमने 1 मीटर और बढ़ाने के लिए जितना फोर्स चाहिए वही इक्वल टू क्या है यंग्स मॉडुलस। यस, और एक लाइन में और याद करना चाहो तो वो भी लिखा हुआ है देखो, या फिर तुम इसको ऐसे कर सकते हो, द फोर्स रिक्वायर्ड टू डबल द लेंथ ऑफ द वायर। यस, ओके, आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं अब आपके सामने बेटा जी। यस, देखिए यहां पे हमारे पास है, मैंने थोड़ा सा इसको जूम कर लिया, मेटल्स हैव लार्ज यंग्स मॉडुली। ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं उनका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है। तो अगर 1 मार्क क्वेश्चन में आपको किसी मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज्यादा दिया हुआ है तो वो ज्यादा हमारे पास किस कैटेगरी को शो करेगा? वो मेटल को शो करेगा, इलास्टिसिटी को शो करेगा। ठीक है, जैसे रबर का क्या है कम, किसके मुकाबले? स्टील के मुकाबले। यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन एक आ जाता है कि रबर मोर इलास्टिक है या स्टील मोर इलास्टिक है। ओके, तो जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा वो ज्यादा इलास्टिक। ओके, हाँ देखो, फिजिक्स में इलास्टिसिटी का मतलब डेली लाइफ की इलास्टिक चीजों से अलग होता है। डेली लाइफ में इलास्टिक चीजों का मतलब क्या है? जो चीज ज्यादा खिंच जाए वो ज्यादा इलास्टिक है ना। लेकिन फिजिक्स में थोड़ा सा उल्टा होता है, सबर करो, आएंगे, उस पर भी आएंगे। चलिए इनको नोट कीजिए, मेटल्स हैव लार्ज यंग्स मॉडुली, क्योंकि जिनका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा उनको ऐसे मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए तुम्हें ज्यादा फोर्स देने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर होती है बात? सच मटेरियल्स रिक्वायर्ड लार्ज फोर्स टू प्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस इन लेंथ। थोड़ा सा भी तुम्हें अगर लेंथ में चेंज करना है तो डेफिनेटली आपको क्या देना पड़ेगा? ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। किनका? जिनका यंग्स मॉडुलस क्या है? ज्यादा है। ठीक है, यानी वो हमारे क्या होंगे? ज्यादा इलास्टिक। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ठीक है, ओके, दैट्स वाई स्टील विच हैव वाई इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज मोर इलास्टिक देन रबर। यही तो आप बता रहे थे, है ना? ठीक है, तो स्टील को इसीलिए हम यूज करते हैं हैवी ड्यूटी मशीन बनाने के लिए, है ना। हैवी ड्यूटी मशीन समझते हैं ना, हैवी व्हीकल्स बनाने के लिए, जहां पे हमें ज्यादा लॉन्जिविटी चाहिए होगी, वहां पे हम कैसे मटेरियल का यूज करेंगे? स्टील का। यस, ओके, आ जाओ। इसके बाद आता है हमारे पास बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, ये जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना बेटा, ये आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों पे ही एप्लीकेबल है। ठीक है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम में चेंज आता है। अगर यूनिफॉर्म प्रेशर या यूनिफॉर्म फोर्स पर यूनिट एरिया पड़ रहा हो इस पे, तो क्या होगा? वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि हमारे पास जो हम चेंज इन वॉल्यूम बोलते हैं ना, ये आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों पे ये आपके पास क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। बता दूंगी और क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो K इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। भैया यहाँ पे भी जो फोर्स पड़ रहा है वो पर यूनिट एरिया कैसा पड़ रहा है? नॉर्मल परपेंडिकुलर फोर्स पड़ रहा है। ठीक है, और क्या कर दिया हमने यहाँ पे? F/A डेल्टा V बाय V विद नेगेटिव साइन। यस, नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे क्या मानेंगे? डिक्रीजिंग, है ना। ओके, तो K क्या हो गया? -F/A V अपॉन डेल्टा V, है ना। तो अब देखो, F/A क्या देता है? प्रेशर। तो वी हैड रिटन ओवर, यहाँ पे क्या आ गया? -PV डेल्टा V। क्लियर होता है? F/A क्या आ गया? P आ गया। यहाँ पे P इज इक्वल टू F/A इज द प्रेशर। नेगेटिव साइन क्या शो करेगा? वॉल्यूम डिक्रीज करेगा विद द इंक्रीज इन स्ट्रेस। जितना तुम स्ट्रेस इंक्रीज करोगे वॉल्यूम क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ओके, आ जाओ। अब एक टर्म और आता है जिसको मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही हूं, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी जो है वो एक लाइन में तो ये समझो कि वो हमारे पास बल्क मॉडुलस का क्या होता है? उल्टा, है ना, रेसिप्रोकल होता है। तो लेकिन ये बताता क्या है? देखो यहाँ पे मैंने लिखा तो हुआ है, इसको नोट डाउन कर लेना। द रेसिप्रोकल ऑफ अ बल्क मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड इज कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? कंप्रेसिबिलिटी। लेकिन ये बताता क्या है? ये क्या बताता है? इट इज अ मेजर ऑफ अ रिलेटिव वॉल्यूम चेंज ऑफ सॉलिड और अ लिक्विड या फ्लूइड, जो भी मैंने यहाँ पे लिया है, इन रिस्पॉन्स टू अ प्रेशर चेंज। भाई जैसे जैसे प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा? कितना रिलेटिव वॉल्यूम में चेंज आएगा? इट इज अ मेजर ऑफ रिलेटिव वॉल्यूम चेंज। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिए यहां पे। अच्छा, 1/K ये तो समझ में आ गया होगा। यूनिट इसकी आ जाएगी, उल्टा हो जाएगा। जो भी आपका बल्क मॉडुलस का जो भी हमारे पास यूनिट है उसका रिवर्स हो जाएगा, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, अब एक चीज यहाँ पे रिमेंबर रखिए, मतलब हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, सॉलिड्स जो होते हैं वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। जनरली क्या होते हैं? नॉन कंप्रेसिबल होते हैं एंड हैव कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एंड हैव कांस्टेंट शेप ऑल्सो।
लिक्विड्स जो होंगे वो नॉन कंप्रेसिबल होंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम तो होगा, लेकिन शेप क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, जिस भी कंटेनर में डालोगे उसी का शेप ले लेगा, राइट। गैसेस जो होंगे डू नॉट हैव कांस्टेंट वॉल्यूम और शेप, बट गैसेस आर कंप्रेसिबल। अब देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, हमने एटम अरेंजमेंट पढ़ा हुआ है, बड़ी छोटी क्लासेस में भी हमने एटम अरेंजमेंट पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की जब हम बात करते हैं तो गैसेस में एटम्स के बीच का स्पेस ज्यादा होता है, एटम्स के बीच में स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, जबकि सॉलिड और लिक्विड में इतना नहीं होता, सॉलिड में तो बहुत ही कम होता है। सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं, राइट। तो गैसेस में हमने लिखा हुआ है बिकॉज दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स, सो दे कैन बी कंप्रेस्ड अप टू गुड एक्सटेंट। ओके, आ जाओ। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास है, दिस इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस, दोनों ही नाम मैंने बताया था, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस। इसमें क्या होगा, ईटा से सिंबलाइज करते हैं, दैट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस, फोर्स कैसा लगेगा अलोंग द टेंजेंट, और स्ट्रेन कैसा होगा, टेंजेंशियल। हाँ, शियर स्ट्रेन बोला था नहीं बोला था, हाँ, तो आ जाओ। तो यानी पहले वाले वीडियो देख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। टेंजेंशियल स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। देखो फोर्स कैसे लग रहा है, अलोंग द टेंजेंट फोर्स लग रहा है, इधर का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जो ये साइड है, अगर यहां पे फोर्स लगना स्टार्ट करे, बेटा जरा समझिए, अगर ये हमारे पास साइड होता और नीचे वाला हिस्सा मैंने क्या कर रखा है, इसको पकड़ रखा है, फिक्स कर रखा है, फोर्स अगर मैं ऐसे लगाऊंगी तो अपनी जगह से क्या होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या दिखा रहा है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, और किस में मेजर करोगे, रेडियंस में, ठीक है। आ जाओ, तो शियर, अब देखिए ये एक ट्राइंगल हमारा तैयार हो गया, कितना चेंज हुआ, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, यानी कितना डेल्टा एल शिफ्ट कर गया, और ये क्या है, लेंथ ऑफ दैट साइड, जो भी आपने यहाँ पे मॉडल ले रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। अगर मैं यहां से फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी, देखो मैंने ले लिया टेन थीटा, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा, विच इज अप्रोक्सीमेटली, अगर एंगल बहुत छोटे हैं तो हम उसको क्या ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं, उसको टेन थीटा ले लो, साइन थीटा ले लो, कॉस थीटा ले लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय डेल्टा एल बाय एल, यस। तो ईटा कितना आ गया, एफ अपॉन ए, और यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारे पास, शियर स्ट्रेन थीटा, राइट, शियर स्ट्रेन थीटा। अब इसको आप एफ बाय ए थीटा, एफ बाय ए, या इसको रेसिप्रोकल करके एल अपॉन डेल्टा एल लिख सकते हो, ठीक। कुछ नोट करने वाली बातें याद रखना कि जो शियर मॉडुलस जो होगा किसी भी मटेरियल का, वो हमारे पास यंग्स मॉडुलस से हमेशा ही क्या होगा, कम होगा, ठीक है। लगभग क्या होता है, ईटा इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस बाय 3, 1/3 होता है। यंग्स मॉडुलस का कितना होता है, 1/3 होता है। इतना पेपर में ऐसे आपको डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, वैल्यूज आपको दी जाएंगी न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पे, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि हमारे पास मान लो कोई अरेंजमेंट है, तो एटम्स को ना फोर्स लगा के स्लाइड से उतारना, यानी ऐसे फोर्स लगा के स्लाइड करके अरेंजमेंट को तोड़ना आसान होगा, बजाय किसके, पूरे मटेरियल को आप स्क्वीज करो, ठीक है, या उसको खींच के दूर करने की कोशिश करो। ओके, विच शोज दैट इट इज इजियर टू स्लाइड लेयर्स ऑफ एटम ऑफ सॉलिड ओवर वन अनदर देन टू पुल देम अपार्ट और टू स्क्वीज देम क्लोज टुगेदर। ठीक है जी, ठीक है, ये यहां से समझ में आया। डेली लाइफ में मैंने क्या बोला था, डेली लाइफ में हमारे पास इलास्टिक चीजों का मतलब थोड़ा सा अलग होता है फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या होता है, देखो इन डेली लाइफ में मटेरियल वो ज्यादा इलास्टिक होती है जो ज्यादा खिंच जाती है, लेकिन फिजिक्स में हो जाएगा कि द मटेरियल विच स्ट्रेचेस टू लेसर एक्सटेंट फॉर अ गिवन लोड, आपने लोड लगाया यानी आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और ज्यादा ना खींचे, वो हमारे पास क्या होगा, ज्यादा इलास्टिक होगा। ओके बेटा जी, प्रिपेयर करके रखिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।